तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, बीटीयूपी सेकेंड सेमेस्टर 2026 एफ ट्रिपल ई आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपके सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ब्रांच के बच्चे पढ़ने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है और उसी टफ सब्जेक्ट यूनिट नंबर 1 को लेकर के हम आ चुके हैं, उसके वन शॉट वीडियो को लेकर के। यूनिट नंबर 1 के अंदर आप सभी को ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पढ़ने को है। इसके अंतर्गत आप सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पढ़ते हो, जिसमें आप सभी के लिए मॉसफेट, ठीक है, और फेट जैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर पीएन जंक्शन डायोड आप सभी को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। और उसके साथ साथ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चार चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन्हीं सबको मिलाते हुए हमने पूरे यूनिट का वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए हैं, ठीक है। और आप सभी इस वीडियो को देख करके अपने यूनिट नंबर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एकदम शुरू से यूनिट नंबर 1 को पढ़ाएंगे। आइए, अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स मिलेंगे, वीडियो आप सभी को लेक्चर्स मिलेंगे, PYQ पेपर मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है। आप सभी ऐप को डाउनलोड करके तुरंत एनरोल हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो चलिए, आप सभी ऐप पे पहुंच जाइए। शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को आप सभी एफ ट्रिपल ई सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जो हमारे BTUP सेकेंड सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये सब्जेक्ट आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स की तरह ही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बस एडवांटेज आप सभी को एक चीज़ का है कि यहाँ पर आप सभी को 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी यहाँ पे पास होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इस सब्जेक्ट में बैक की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो डेफिनेटली आप सभी को जो भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो आप सभी समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो डेफिनेटली आप सभी की बैक नहीं आएगी। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मैं जो बताता हूँ आप सभी को वो एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो उतना ही पढ़ाता हूँ जितना BTUP एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप सभी को जितना लिखना होता है। तो मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ और बहुत छोटा नहीं, आप सभी के लिए जितना इनफ है BTUP के हिसाब से वही मैं बताने वाला हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि यूनिट नंबर 1 को मैं 10 लेक्चर में कवर करूँ। अगर यूनिट 1 घंटे की है तो 1 घंटे के अंदर ख़त्म होनी चाहिए, मेरा पर्सनली मानना यही है। और उतना पढ़ करके आप अच्छा स्कोर करो। क्यों? क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अकेले एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है जिसको आप 40 लेक्चर में कवर कर रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बात चलिए। तो हमारा यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारे सब्जेक्ट यूनिट नंबर 1 का नाम है, सब्जेक्ट के इस यूनिट नंबर 1 का नाम है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अर्थात इस यूनिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग के बारे में। आप सभी को इस यूनिट की शुरुआत करने से पहले 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन का नाम है फिट, दूसरे क्वेश्चन का नाम है मॉसफेट, ठीक है। मैं आप सभी को एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में 100% आने वाला है। क्लियर बात है। अगर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, ये मैंने 100 तो लिख दिया है, लेकिन इसको मैं 110% लिखना चाहूँगा, तब जाके मेरे थोड़ा दिल को सुकून होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई ऐसा बच्चा ना हो जो ना पढ़े, ठीक है।
दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा? दूसरा हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, और उसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही है, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आपने एक्टिव एंड पैसिव वाइज तो पढ़ा है, अब एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट की बारी आ गई। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को थ्योरी लिखने पे ज़्यादा बिलीव करना है। हम आपको आपके नोट से पढ़ाते हैं, जो चीज़ें मैं लिखा रहता है, ठीक है, लिखा रहता हूँ, उसी को एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको एक बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वही आपको एग्जाम में लिखना है, नंबर यहीं से अच्छे स्कोर बन जाएंगे, ठीक है। आइए एक्टिव कंपोनेंट की बात करते हैं। तो जो एक्टिव कंपोनेंट होगा वो किसका कंपोनेंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का एक्टिव कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब एक्टिव कंपोनेंट के बारे में समझने के लिए आपको इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा। आइए हाइलाइटर यूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव कंपोनेंट किसका होगा? इलेक्ट्रॉनिक का। वैसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो विद्युत परिपथ में संचालित होने के लिए बाहर से विद्युत ऊर्जा ग्रहण करते हैं, एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। अर्थात ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको हमें चलाना है तो उसके लिए हमें विद्युत सप्लाई जरूर देनी है, उसके लिए हमें विद्युत सप्लाई जरूर देनी है। यही बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विद्युत सप्लाई जिस कंपोनेंट को आप दोगे, ठीक है, वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट कहलाएगा। अब ये बात बताओ, अगर आपका कोई बल्ब होता है, ठीक है, कोई बल्ब होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? विद्युत सप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं? तभी तो ये बल्ब हमारा जलना है, ठीक है, तभी तो ये हमारा बल्ब जलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको हमने क्या किया कि एक्सटर्नली यानी बाहर से विद्युत ऊर्जा दे दिया और वो एक्टिव हो जाएगा। कैसे? जैसे उसे लेगा यानी ग्रहण करेगा। तो जैसे विद्युत ऊर्जा ग्रहण करेगा एक्टिव कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा? काम करने लगेगा, तो वो कहलाएगा एक्टिव कंपोनेंट। तो ऐसे कंपोनेंट जिनको कार्य करने के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, अगर इनको काम करना है तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, यानी बाह्य एनर्जी चाहिए, यानी बाहरी एनर्जी चाहिए। तो बाहरी एनर्जी क्या दे रहे हैं हम? विद्युत ऊर्जा। क्या दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं बाहरी एनर्जी के रूप में। क्लियर बात है भाई? चलिए, और जो कंपोनेंट की सिग्नल पावर को भी बढ़ा सकते हैं। अब ये बात समझना जरूरी है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये बल्ब है और ये धीरे जल रहा है, यानी अगर ये रेड कलर का बल्ब है और ये क्या हो रहा है? धीरे जल रहा है, ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अर्थात एक्टिव कंपोनेंट को यूज किए और इसके वोल्टेज को बढ़ाया, इसके करंट को बढ़ाया, और हमारा जो बल्ब है वो तेजी से जलने लगेगा। यानी सिग्नल जो है वो तेजी से जलने लगा, यानी पावर बढ़ गई। यानी पावर बढ़ने का मतलब सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। तो सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स यानी बाह्य एनर्जी स्रोत से ऊर्जा लेकर के जो कंपोनेंट क्या होते हैं? संचालित होते हैं, चलते हैं, उसे हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। और ऐसे कंपोनेंट जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके वोल्टेज को बढ़ाकर, उसके पावर को बढ़ाकर, उसके करंट को बढ़ा करके, तो वो हमारे एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है भैया। तो एक्टिव कंपोनेंट विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने विद्युत ऊर्जा ही लिया, पावर लिया और पावर को बढ़ा दिया, पावर लिया, पावर को बढ़ा दिया। कहने का मतलब यहां से इन्होंने पावर लिया, ठीक है, पावर लिया
और पावर लिया और वीक सिग्नल को दिया, ठीक है, वीक सिग्नल को। ये एक्टिव कंपोनेंट ने क्या किया, आपके इस वीक सिग्नल को क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर दिया। ठीक है भैया, तो ये विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, ये विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, यानी आपके करंट को कंट्रोल भी करते हैं। करंट को कंट्रोल भी ये करते हैं एक्टिव कंपोनेंट। ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट को 5 नंबर में पूछा है लास्ट ईयर, और इस बार भी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पूछेगा। अब एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी है, तो एग्जाम्पल की हेडिंग डालिए। ट्रांजिस्टर में अमीटर तथा कलेक्टर के बीच विद्युत धारा का प्रवाह तब तक नहीं होता जब तक बेस में एक निश्चित मात्रा का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। आप सभी को मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ाया था। 2 तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, मैंने आप सभी को बताया भी था। अगर आपने अप्लाइड फिजिक्स के अंदर ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा है तो गलती कर रहे हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर फिक्स क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है या एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। 2 तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये आप सभी का होता है अमीटर, ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। ठीक है भैया, अब एग्जाम्पल कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में अमीटर तथा कलेक्टर के बीच, अमीटर और कलेक्टर के बीच तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी जब तक इस बेस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो जाए। ठीक है भैया, तो एक्टिव कंपोनेंट के उदाहरण क्या क्या हैं? वोल्टेज सोर्स, इलेक्ट्रिक करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इंटीग्रेटेड सर्किट और एलईडी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आप सभी को एग्जांपल भी दे दिया था। ठीक है भैया, तो एक्टिव कंपोनेंट को लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, लिख देना दबा करके। ठीक है, आइए, ऐसा ना नोट्स आप सभी को मिलने वाला है, ना आप सभी प्राप्त कर पाओगे कहीं से। बिल्कुल मेहनत करके लिखा है और आप सभी को मेहनत से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगला हमारा है पैसिव कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं अक्रिय घटक। ठीक है, अब सब आप सभी को पता भी होना चाहिए, ये सब बात इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक का पैसिव कंपोनेंट यानी अक्रिय, अभी जो पहले पढ़ रहे थे वो एक्टिव था यानी सक्रिय था। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट जैसा कि हमने बात किया था एक्टिव के अंदर, जिन्हें हम एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स यानी बाह्य ऊर्जा स्रोत दे रहे हैं, किस चीज़ को करने के लिए? कार्य करने के लिए। लेकिन पैसिव कंपोनेंट में कार्य करने के लिए बाह्य एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे नो एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, नो एक्सटर्नल एनर्जी, नो एक्सटर्नल आपकी एनर्जी, यानी हमको बाहरी कोई भी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इनको नहीं देनी है। ठीक है, और ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दे वोल्टेज करंट बढ़ा करके, लेकिन ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते, अर्थात ये किसी भी सिग्नल को पावर को नहीं बढ़ा सकते। जो वही बात मैं बता रहा हूँ कि एम्पलीफाई नहीं कर सकते, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी सिग्नल की पावर को ये बूस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे कहलाते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट कहलाते हैं? पैसिव कंपोनेंट। एग्जाम्पल में आप सभी का रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का नाम ही है प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, यानी बाधा। ये क्या करता है? अगर कोई भी सर्किट है उसके अंदर करंट बह रहा है तो ये उसका बाधक है, यानी बहने नहीं देना चाहता। रेजिस्टेंस में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वह कार्य करने लगता है, और जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब तक वह ऊष्मा के रूप में एनर्जी उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब यह है प्रतिरोध होता है बाधक।
अपने मन से नहीं चलता है ये आप सभी के एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से तो आप सभी का करंट है, लेकिन इसको रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल कोई एनर्जी सोर्स नहीं दिया गया काम करने के लिए कि हमें काम कराना है इससे कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स दे करके। यानी ये आपका करंट फ्लो हुआ तो ये काम करने लगे। करंट रजिस्टर को नहीं दिया, करंट हम उस प्रतिरोध को नहीं दिए, प्रतिरोध तो अपने आप जनरेट हो गया। जैसे जैसे इस पूरी वायर की लेंथ को बढ़ाओगे इसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ तो कहा जा रहा है कि इनको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप एनर्जी ले लेते हैं और ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते। तो जो अक्रिय घटक हैं उसमें रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है, इंडक्टर है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये आपके कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को नहीं लेते हैं, जहाँ पर जो करंट अंदर फ्लो हो रहा है उसी को लेकर के काम करते हैं। अब एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का मतलब ये नहीं है मेरे दोस्तों कि जो करंट है उसको नहीं ले रहा है, करंट तो ले ही रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं ले रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रतिरोध ऑलरेडी हमने अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के अंदर पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर F-EEE के अंदर सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, F-EEE के सिलेबस के अंदर प्रतिरोध नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन सिलेबस के अंदर नहीं है तो अप्लाइड फिजिक्स के सेकेंड के अंदर है और नोट्स में मैंने लिखा है और ऑलरेडी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के अंदर हमने इसको पढ़ाया है। सो आप बहुत इजीली जा कर के वहाँ पर पढ़ सकते हो। अब अगला आता है रजिस्टर। ठीक है, क्या? रजिस्टर, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक। तो हम रजिस्टर के बारे में यहाँ पर कई सारी चीज़ें लिखते चलेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग उस चीज़ को नोट करते चलोगे। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को नोट करते चलोगे जो भी मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि रजिस्टर जो है मेरे प्यारे साथियों एक पैसिव कंपोनेंट है। क्या है? पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, अर्थात इनमें किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो रजिस्टर की बात आती है वो करता क्या है? कोई भी सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? मान लो सर्किट है। ठीक है, उसके अंदर अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेगा? अपोज कर देता है। अपोज का मतलब क्या होता है? अपोज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? विरोध करता है। यानी कहता है कि भैया तुम इसके अंदर मत फ्लो करो। अगर करंट इसमें फ्लो कर रही है तो ये उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, अर्थात रजिस्टर क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? करंट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? करंट के फ्लो को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कोई चीज़ बाधक बन रहा है तो उसका हम लोग सही यूज कर रहे हैं, यानी हम करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कितना हमको कंट्रोल करना है वो नई नई टेक्निक को लगा करके हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और भी इसके काम है, नोट कर लीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें लिखता जा रहा हूँ उस चीज़ को आपको नोट करते रहना होगा। पहला काम क्या है कि ये आई को यानी धारा को कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये वोल्टेज डिवीजन में यूज होता है, यानी वोल्टेज को क्या करता है? डिवीजन कर देता है। मान लो यहाँ पर आपका बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको डिवीजन में कर देगा, यहाँ पे आधा कर देगा, यहाँ पे आधा कर देगा, तो वो काम करता है रजिस्टर। ठीक है भैया, चलिए तो हम रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिए। ठीक है, यानी प्रतिरोध का ही एक पार्ट है। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी पता होगा, V=RI, यानी R की वैल्यू अगर निकालोगे तो V/I आता है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला है। तो
आपने रजिस्टर के बारे में समझा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और एक विद्युत घटक भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थात इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपका बनाया भी गया है फिगर। यह परिपथ के सभी महत्वपूर्ण घटकों में, जब रजिस्टर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है। तो आपका ये दो टर्मिनल हो गया, ठीक है। इसमें परिपथ के सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है, यानी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसको कह सकते हैं। यह यूजर को परिपथ में विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मान को ठीक से कंट्रोल करने में मदद प्रदान करता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये आपका कंट्रोल करता है क्या, धारा। यानी अगर कोई यूजर होगा, वो चाहता है कि मुझे इतना ही वोल्टेज चाहिए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, रजिस्टर को यूज करेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में हमें नहीं दिया गया है, तो हमें क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। आइए हम कैपेसिटर की तरफ चलते हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र। फिर से मैं कहता हूँ कि ये आप सभी का एक पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो कैपेसिटर का मेनली काम क्या है उसको समझो। जैसा कि हमने कहा कि ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, अर्थात एक निष्क्रिय घटक है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ऊर्जा को इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर के रूप में स्टोर करने की क्षमता रखता है। देखो, आपके जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, मेटल की प्लेट होती है। क्या होती है, मेटल की प्लेट होती है, ठीक है। यहां पे मैं बता देता हूं, मेटल की प्लेट होती है। उसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, इनके बीच में, ठीक है, आपके डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखे जाते हैं, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखे जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखे जाते हैं। उसके बाद इसमें टर्मिनल होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, आपके बैटरी से यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है। अब आपका एक प्लेट पे पॉजिटिव आवेश इकट्ठा होता है, ठीक है, और एक प्लेट पे नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो जाता है, और इस प्रकार एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब एनर्जी ये स्टोर कर लिया। अब एनर्जी जो स्टोर किया है, ठीक है, इसका काम कहाँ पर करता है, तो ये वोल्टेज में जो अचानक बदलाव होता है उसका विरोध करता है। जैसे आपके घरों में पंखा चल रहा हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वोल्टेज में क्या होगा, फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बदलाव का क्या करेगा, विरोध करता है, अपोज करता है। तो जो एनर्जी स्टोर करता है वो आपका जो फ्लक्चुएशन है उसमें डाल करके आपके फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं उसको नहीं होने देता है, ठीक है। यह आवेश को प्लस माइनस यहाँ पे आपने देखा कि आपका स्टोर करता है। दो प्लेटों के बीच विभवांतर के रूप में जो पॉजिटिव और नकारात्मक आवेश के संग्रहण की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। यानी आपने बैटरी से जोड़ा, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, ये क्या होता है, आवेश स्टोर हो जाता है, ठीक है, आपका चार्ज पार्टिकल जो है स्टोर हो जाता है। तो ये हो गया आप सभी का कैपेसिटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संधारित्र के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है। तो यानी कैपेसिटर के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर में डिस्ट धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अगर इसके अंदर आप डीसी प्रवाहित कर रहे हो तो ये नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो ये डिस्ट धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो आप देखोगे आपका चाहे चार्जर हो, फैन हो, तो सब एसी कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पर ये कैपेसिटर यूज हो रहा होता है। ये आपके
विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। ठीक है, एक छोटे लेवल पे स्टोर करता है, ऐसा नहीं कि पूरी बैटरी के लेवल में स्टोर करता है, एक छोटे लेवल पे स्टोर करता है। यह डीसी बिजली की सप्लाई से छोटी तरंगों को हटा देता है। यानी डीसी डायरेक्ट करंट है, एसी क्या है आपका अल्टरनेटिंग करंट है। तो अब जब डीसी सप्लाई होगा तो ये छोटी छोटी तरंगों को क्या करता है, हटा देने वाला होता है। ठीक है, इसीलिए ये आपका काम नहीं कर पाता, यानी फ्लो का विरोध करता है। ठीक है, यह परिपथ में वोल्टेज के किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यानी अगर वोल्टेज में बदलाव होगा, ठीक है, वोल्टेज में बदलाव हो रहा है तो उस चीज़ का क्या करता है, ये कैपेसिटर विरोध करता है। एप्लीकेशंस देख सकते हो आप। ठीक है, इसका उपयोग ऊर्जा के स्टोर के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर परिपथ में लघु तरंग यानी छोटी तरंग वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी छोटी वोल्टेज है तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ट्यूनिंग परिपथ में फ्रीक्वेंसी चयन के लिए किया जाता है। एसएमपीएस मॉडेम जैसे उपकरण आपने एफसीआईटी के अंदर देखा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपके चार्जर वगैरह के अंदर आपको ऐसे ही कुछ इस तरीके के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो आपका, मैं थोड़ा सा रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा फील आएगा आपको। कुछ इस तरीके से रेड कलर से वो पूरा पोतैया किया रहता है। तो इस तरीके का कोई कंपोनेंट आप चार्जर वगैरह के अंदर देखते ज़रूर हो। ठीक है, तो वो आपका कैपेसिटर होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो मॉडर्न जैसे उपकरणों के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टेंस, जो कि हमारे सिलेबस में अब हटा दिया गया है, आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हो। अब अगला टॉपिक है इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर क्या है उसको समझते हैं। तो इंडक्टर जो है मेरे प्यारे साथियों कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, विद्युत धारा को इसमें प्रवाहित किया गया। ठीक है, यानी आप अगर करंट को प्रवाहित करोगे इसके अंदर, ठीक है, मान लो यहाँ से हमने क्या किया, करंट को प्रवाहित किया और यहाँ से करंट निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रवाहित होने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपको इसके चारों ओर क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब उसी चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ये एनर्जी स्टोर कहाँ करता है, चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, और इसको तार की कुंडली बना करके तैयार किया जाता है, जैसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखा भी दिया। तो इंडक्टर के बारे में समझ में आ गया कि ये अगर आप करंट को सप्लाई करते हो तो क्या होगा कि ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा और फिर उसी चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी को स्टोर करेगा। तो इंडक्टर का मुख्य काम क्या है, एनर्जी को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोरिंग करना। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी को स्टोर करना इंडक्टर का मुख्य काम है। सिग्नल को फिल्टर करना। ठीक है, एसी और डीसी को अलग करना। जो फिल्टर करने की बात हो रही है वही बात हो रही है कि सिग्नल को यहाँ पे फिल्टर करना, यानी एसी और डीसी को अलग करना। रेजोनेंस सर्किट में इसका प्रयोग होता है। और वोल्टेज स्पाइक, जो आपके वोल्टेज जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको चिंगारी टाइप को दिखता है, तो उस स्पाइक को क्या करता है, ये रोकता है इंडक्टर। हमारे सिलेबस के अंदर टाइप्स ऑफ इंडक्टर भी पूछा गया है, तो हम इंडक्टर के बारे में भी बता देते हैं। तो हमारे इंडक्टर के टाइप्स के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ इंडक्टर। इसमें है पहला कोर के आधार पे, तो एयर कोर इंडक्टर है, आयरन कोर इंडक्टर है और फेराइट कोर इंडक्टर है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन के आधार पे, तो फिक्स्ड इंडक्टर है, वेरिएबल इंडक्टर है। ठीक है, तो आप इंडक्टर का इस तरीके से डायग्राम भी यहाँ पे मैंने वैसे ही बना दिया। ठीक है, आप बना कि आप एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर है। मैं आप सभी को बता दूं कि अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के अंदर सेम टॉपिक यही है। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की अगर आप वीडियो देखो या सिलेबस देखोगे तो आपको ये सेम टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है,
तो सेमीकंडक्टर यानी कह सकते हैं अर्धचालक का मतलब क्या है, चालक, उसके बाद यहाँ पे डाल दो कुचालक, ठीक है, कुचालक। तो इन दोनों को जो मिला करके जो बनता है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। यानी कुछ तो चलता है और कुछ नहीं चलता है, तो यानी कुचालक के अंदर आपने क्या किया कि कुछ ऐसी अशुद्धि मिला दी जिसकी वजह से ये चलने लगा, तो इसे हम कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो ये चालक और कुचालक के बीच का पार्ट होता है। अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों और कुचालकों के क्या होते हैं, मध्य होते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो चालक और कुचालक के बीच होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन इस पदार्थ के सबसे चर्चित उदाहरण हैं। आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके क्या है, मेन उदाहरण है। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थ होते हैं। यानी एनर्जी बैंड एक सिस्टम है, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के अंदर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर हम कमरे के ताप की नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो उस पर अर्धचालक जो है चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। अगर आप अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ोगे तो उसमें चालन बैंड होता है, एक आपका बैलेंस बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसे हम संयोजी बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड हो गया और चालन बॉन्ड हो गया। इसके बीच में होता है एनर्जी गैप। क्या होता है? एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप बिल्कुल ना रहे तो ये चालन बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड के पास आ जाएगा। ठीक है, तो चालक के केस में यहाँ होता है, ठीक है, और आपके कुचालक के केस में क्या होता है, यहाँ हो जाता है। तो अर्धचालक के बीच में रहता है। इस तरीके से ये है कि आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, जिनके मध्य का निषिद्ध ऊर्जा बैंड, यानी जो हमने बताया अभी एनर्जी गैप, उसे हम फॉरवर्डिंग एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, काफ़ी सकरा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, यानी बहुत कम होता है। ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए फॉरवर्डन एनर्जी बॉन्ड, ठीक है, कितना होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों हम पहली प्रॉपर्टी की बात अगर करें तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आप टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेंगे मेरे दोस्तों, तो होगा क्या कि उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। इसी कारण अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये की पॉइंट है आप सभी का कि सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं है कि आपको स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन थ्योरी अगर लिखनी होती है तो इन्हीं सब की पॉइंट्स के बेसिस पे थ्योरी को लिखा जाता है। अर्धचालक में बहुत और अन्य उपयोगी गुण भी देखने को मिलते हैं। एक ही दिशा में और दूसरे दिशा में आसानी से धारा का प्रवाह होता है। अर्थात अगर अलग अलग दिशा में धारा का प्रवाह करेंगे तो अलग अलग दिशा में विद्युत चालकता अलग अलग होगी। समझ रहे हैं? एक दिशा में आप धारा का प्रवाह करें उसमें भी होगा, अगर उसी धारा के प्रवाह को अलग अलग जगह पर कर दें तो अलग अलग विद्युत चालकता देखने को मिलने वाली है। चलिए, इसके अलावा निश्चित मात्रा में इम्प्योरिटीज डालकर अर्धचालकों की चालकता को कम या अधिक किया जा सकता है। अब आपने पीएन जंक्शन डायोड देखा, ठीक है, तो क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, अशुद्धियां डालकर ही क्या कर रहे हैं, हम चालकता को वहां पे यूज कर रहे हैं। तो आप इम्प्योरिटी डाल करके क्या कर सकते हैं,
चालकता को कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं। ये बताओ, कोई भी ये मान लो कुचालक है, ठीक है, कुचालक है, इसमें आपने चालक की इम्प्योरिटी डाल दी, चालक की अशुद्धि डाल दी, ठीक है। अब चालक की अशुद्धि डाल दी, अब कहीं पर चालक है कहीं पर अचालक है, ठीक है। तो अब इसमें धारा का प्रवाह तो हो नहीं पा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हो नहीं पा रहा है। अब अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, जो मैंने अभी बताया, और मूव जैसे करने लगेंगे तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। अर्थात आप इसमें अशुद्धि डाल करके चालकता को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। इन अशुद्धियों के मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। ऑलरेडी हमने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में ये समझा रखा है कि जब आप सभी किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है। अब डोपिंग करके हमको क्या बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर आदि का निर्माण करते हैं। ये आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में पढ़ाया हमने, ट्रांजिस्टर को भी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर पढ़ाया। अब इसके सिलेबस में ट्रांजिस्टर नहीं है, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड ऑलरेडी मौजूद है। तो उसके पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से दो तरीके के दिया गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। आइए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को समझते हैं। तो पहला हम समझेंगे इंट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्योर सेमीकंडक्टर। क्या? प्योर सेमीकंडक्टर, यानी जिसमें कोई भी अशुद्धियां या अपद्रव्य ना मिला हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या आप प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अर्थात इसमें हमको कोई भी अशुद्धि मिलाने की आवश्यकता नहीं मिलती है। ये आप सभी का शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में मौजूद होते हैं, यानी इसमें हम कोई भी अशुद्धि मिला करके सेमीकंडक्टर को नहीं तैयार करते, ठीक है। अब अगला हमारा आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी बाह्य अर्धचालक। इसे हम अशुद्ध भी यानी इम्प्योर भी कहते हैं, ठीक है, अशुद्ध भी कहते हैं। निज अर्धचालकों की, ठीक है, वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे पदार्थ जिसमें बहुत या थोड़ी सी मात्रा में जिसकी संयोजकता 5 हो या 3 हो, शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में मिश्रित कर दे जाए तो क्रिस्टल की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। अर्थात जो मैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर बताया था कि अगर आप 5 संयोजकता वाला मिलाते हो अशुद्धि, ठीक है, तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। कौन सा मिलता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ये आप सभी कह सकते हो इसको, या आप सब पार्ट के रूप में भी ले सकते हो अशुद्धि अर्धचालक को, ठीक है। तो इसके अगर 5 संयोजकता मिला दो तो एन टाइप मिलता है, और अगर आप 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हो आप, ठीक है, क्योंकि हम अशुद्धि वाले अर्धचालक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मिश्रित करने की प्रक्रिया को मैंने बताया कि डोपिंग कहते हैं। ऐसे अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या करते हो कि जो प्योर वाले सेमीकंडक्टर हैं उनकी अर्धचालकता काफ़ी कम होती है, वैद्युत चालकता काफ़ी कम होती है, यानी करंट का फ्लो कम होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कम कर पाता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, 5 संयोजकता और 3 संयोजकता की अशुद्धि मिला देते हैं। 5 संयोजकता को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और आपके 3 संयोजकता वालों को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसको मिला करके क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपके 5 संयोजकता वाले, जिसको हम सिलिकॉन और जर्मेनियम कहते हैं, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे हमको मिलाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो अशुद्धियाँ मिलती हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की मिलती हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम मिलाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन कभी शेष बच जाता है और यह एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कम हो जाता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि उससे हमारा वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा, और मूव करेगा तो हमारी क्या होगी,
जो विद्युत चालकता है वो बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर हमने क्या नाम है डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाया है, तो उसको आप देख सकते हो। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ने के लिए आपको छोटा सा मैं डायग्राम बना के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक आप सभी पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए और इसी के बगल में आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को रख दिया, ठीक है। तो आपका जो ये जंक्शन पॉइंट है इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तो जो ये बाउंड्री बनती है मेरे दोस्तों, ठीक है, उसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। और इस प्रकार के डायोड को हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। फिर से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने साथ साथ रख दिया तो दोनों चीज आप मिलाओगे तो एक बाउंड्री बनेगी, उसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। क्लियर बात है मेरे दोस्तों, क्लियर बात है। अब दूसरा टॉपिक सुनिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स होता है। अब होल्स क्या होता है ये ऑलरेडी हमने अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में बताया है, फिर भी हम आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। और आपके एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। अब ये होता कैसे है, देखो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन अगर अपना स्थान छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ेगा, अपना स्थान क्यों छोड़ेगा, मान लो इसको हीट मिल गई, ठीक है, प्रकाश से हीट मिल गई, कहीं से भी हीट मिल गई इसको, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको कहीं से भी हीट मिल गई तो ये क्या करेगा, अपना स्थान छोड़ेगा। और अपना स्थान छोड़ते ही वहां पर होल्स बन जाता है जिसे हम कोटर कहते हैं, ठीक है। वहां पे क्या बन जाता है, होल्स। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि पी में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, होल्स अधिक होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं। अर्थात यहां पर भी आपको होल्स देखने को मिलेंगे और पी में भी क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। यानी यहां पे होल्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है। यहां पर मेरे दोस्तों होल्स क्या है, ज्यादा है, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अभी मैं थ्योरी के ऊपर चला नहीं हूं, अभी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो अब होगा क्या, जंक्शन बनेगा कैसे, ठीक है, जंक्शन बनेगा कैसे। ये आपका एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पी की तरफ जाना चाहेगा, पी की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। और पी क्षेत्र के होल क्या करेंगे, एन की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है भैया, एन की तरफ जाना चाहेंगे। अब होगा क्या कि एक के पास, होल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपनी जगह तो अपना जगह छोड़ेगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज दे देगा, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर आ करके क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, यानी उदासीन हो जाते हैं, लिख नहीं रहा हूं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल होने पर क्या बनता है, एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, लेयर। इस लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर, इसे कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्लियर बात है। अब डिप्लेशन में क्या होता है कि ये प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला नेगेटिव दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को मतलब उदासीन कर देते हैं, यानी वहां पर वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वहीं पर डिप्लेशन कर देते हैं, ठीक है, वहां पे खत्म कर देते हैं उसी चीज को। तो इस वाले लेयर पर क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो बनता है वो आपका इस वाले को आगे जाने से रोकेगा और इस वाले को आगे जाने से रोकेगा। तो डिप्लीशन रीजन का यही मैटर होता है, ठीक है। तो Pn मिल करके
आपका एक क्या किया इन्होंने, बाउंड्री बनाया, P का पॉजिटिव N के तरफ गया और N का नेगेटिव P की तरफ गया और दोनों के बीच में एक लेयर बन गई जिसे हम कहेंगे डिप्लेशन लेयर। और इस प्रकार का जो डायोड होता है, ठीक है, वो कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब आईएम थ्योरी की तरफ चलते हैं, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पीएन जंक्शन ये कह रहा है कि पी और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ करके एक पीएन जंक्शन डायोड बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप पी को एक तरफ रख दो और एन को एक तरफ रख दो, इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इतना आपको समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो बच्चों की बात है। इसके परिणाम स्वरूप कई सारी प्रोसेस होंगी। जब भाई एक दूसरे को रखोगे तो आपका कोई कोई प्रोसेस होगा। तो ये जो आपका बना था, ये क्या बना था, संधि यानी जोड़ जिसे कहते हैं। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या है, एक जगह पे जहां मिल रहे हो, जोड़ हो। तो संधि के पास पी क्षेत्र से छिद्र और एन क्षेत्र में फैलते हैं। अभी मैंने आप सभी को यहां पे बताया, ठीक है, कि पी क्षेत्र में क्या होते हैं, छिद्र का मतलब होल, होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं कोटर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। छिद्र का मतलब क्या है, होल्स, होल्स का मतलब कोटर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये है आपका होल्स। एन क्षेत्र की तरफ जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ते हैं। इसी तरह एन क्षेत्र से और जंक्शन के पास से मुक्त इलेक्ट्रॉन छिद्रों के साथ पुनर्संयोजन के लिए पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कुल मिलाजुला के इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि पी से होल्स जाते हैं एन की तरफ, होल्स, और एन से आपका पी की तरफ आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक ऐसे जंक्शन पॉइंट पे मिलते हैं जहां पर ये क्या होते हैं मेरे दोस्तों, एक दूसरे को वहां पे उदासीन कर देते हैं। पीएन संधि डायोड अर्धचालक डायोड का एक प्रकार है, सेमीकंडक्टर डायोड का प्रकार है। यह डायोड पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़कर बनाया जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। इस तरह बने संपर्क तल को पीएन जंक्शन कहते हैं। पीएन संधि डायोड के बारे में कुछ और खास बातें। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड जो है वाल्व की तरह काम करता है। वाल्व का मतलब क्या है, कहीं पर एक जगह पे जोड़ है जहां से पानी निकल रहा हो, तो वहां वैसे ही है, पीएन जंक्शन डायोड एक वाल्व की तरह काम करता है। पीएन संधि डायोड के कई उपयोग हैं। इनमें प्रयुक्त उपयोग है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। कहने का मतलब यह है कि एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, आपका ये पीएन जंक्शन डायोड। इस प्रक्रिया को रेक्टिफायर कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया रेक्टिफायर होती है और ये हमारा करता है पीएन जंक्शन डायोड। इनका और भी प्रयोग है ट्रांजिस्टर में, नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ें साइड साइड में लिखता जाता हूँ, कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए इतना है कि आपका काम बहुत प्यार से हो जाएगा, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। रेडियो संकेत का मतलब सिग्नल को डिटेक्ट करना, सिग्नल यहाँ लिख देता हूँ, सिग्नल को डिटेक्ट करना। प्रकाश उत्सर्जित करना, यानी एलईडी में भी कौन सा यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, एलईडी में प्रकाश का अनुसूचन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, यानी सोलर सेल में। ठीक है, प्रकाश का अनुसूचन का मतलब सोलर सेल में। ठीक है, क्लियर बात है, इसका उपयोग हम करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर इन्होंने बना रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे होल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एन में ज़्यादा हैं। ठीक है, और आपका होल्स की संख्या कम है। ठीक है, तो बस पी वाला एन की तरफ जाना चाहता है और एन वाला पी की तरफ आना चाहता है, और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाती है, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये आपका होल है और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर बात है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे डॉटेड मतलब पूरा बिंदी से दिखाया गया, और ये आपका होल्स है। ठीक है, चलिए, पीएन संधि डायोड बनाने के दौरान संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की और कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विकसित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पी से क्या हो जाएंगे, होल्स जाएंगे, और एन से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरह संधि डायोड के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर।
अवक्षय परत में न इलेक्ट्रॉन होते हैं और न ही होल्स होते हैं, अर्थात एक दूसरे को क्या कर चुके होते हैं, रिपेल करके खत्म कर चुके होते हैं। संधि के दोनों ओर वह परत जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है अवक्षय परत कहलाती है, यानी यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग होता है और रिवर्स बाइसिंग होता है, ठीक है, और ये डायोड में वोल्टेज लगाने का तरीका होता है, ठीक है। आइए हम फॉरवर्ड बाइसिंग समझेंगे और रिवर्स बाइसिंग समझेंगे। देखो मेरे दोस्तों, मैं फॉरवर्ड बाइसिंग को और रिवर्स बाइसिंग को अलग तरीके से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आइए, आपका होता है पीएन जंक्शन डायोड में, यानी ये आपका पी है, ठीक है, यहां बनाते हैं, ये आपका पी है और ये आपका एन है, ठीक है, ये आपका डिप्लेशन लेयर है, कोई बात नहीं, ठीक है। इन दोनों के टर्मिनल होते हैं, ठीक है, मान लो ये टर्मिनल है पी का और ये है एन का टर्मिनल। अब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की, किसकी, फॉरवर्ड बाइसिंग की, फॉरवर्ड बाइसिंग की, ठीक है, कोई दिक्कत। जब हम बैटरी के पी टाइप के टर्मिनल को, ठीक है, पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ेंगे। अगर हमने बैटरी के पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, बैटरी के पी को हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, और एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो इस प्रकार की जो वाइसिंग होती है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब यह है धारा का प्रवाह, जो मैं साइड में लिख रहा हूं, बहुत बड़ी चीजें लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में सब लिखना पड़ेगा, आसानी से हो। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है धारा का प्रवाह आसानी से हो, यानी पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा और आपका एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ा, तो इसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि एक परत होती है, ठीक है, जिसे आपने डिप्लेशन लेयर कहा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं डिप्लेशन लेयर, ठीक है, अवक्षय परत कहा आपने, ठीक है। चलो अब जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, यानी धारा का प्रवाह आसानी से होगा, तो ये चीज एकदम क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। यानी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, यानी पी को पॉजिटिव से जोड़ा और एन को नेगेटिव से जोड़ा, तो अवक्षय परत क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तभी तो इसका आदान प्रदान शुरू होगा। अगर इसका आदान प्रदान शुरू हो जाएगा तभी तो हमारा धारा का प्रवाह आसानी से होगा, अर्थात अवक्षय परत कम हो जाता है, ठीक है, और धारा आसानी से बहती है। क्यों, क्योंकि इसका जो होल्स है इधर जा सकता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ सकता है, और हमारा धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। तो ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अब आते हैं रिवर्स बाइसिंग की तरफ। सेम फिगर को हम बनाएंगे, एक है P और एक है N, PN, P का टर्मिनल है और A का टर्मिनल है। अब हमने P के टर्मिनल को क्या किया मेरे दोस्तों, अब यहां पे P के टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा था, ठीक है। रिवर्स में बाइसिंग में क्या करेंगे, नेगेटिव को हम क्या करेंगे, P से जोड़ेंगे और N को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ठीक है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल N टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल P टाइप से जोड़ने पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, रिवर्स बाइसिंग होगा, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग कैसे हुआ मेरे दोस्तों, आपका P टाइप को हम नेगेटिव से जोड़े, N टाइप को पॉजिटिव से जोड़े। इस केस में क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, और डिप्लेशन लेयर बढ़ गई, यानी रिवर्स बाइसिंग का मतलब यह है कि इसका इलेक्ट्रॉन होल्स यहां नहीं जा पाता और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। इसमें धारा नहीं बहती है, फिर से सुनना, इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है, तो आपका रिवर्स बाइसिंग में धारा नहीं बहेगी। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को P से और N टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ठीक है। P को हम नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, रिवर्स बाइसिंग होगा। इसमें जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ जाती है, जिससे धारा नहीं बहती है। तो आइए, थ्योरी भी लिखी हुई है लेकिन मुझे लग रहा है कि समझ में तो आ चुका है।
जो समझना था वो समझे। तो आपका थ्योरी क्या लिखा है, डजंट मैटर। इसमें वोल्टेज का सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से, ठीक है, यानी पी को हम यहां पे एनोड मान लिया, और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से, ठीक है, यानी एन टर्मिनल यहां पे रख लो, ठीक है। तो इस स्थिति में करंट आसानी से प्रवाहित होता है और रीजन मैंने बताया डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती, कम हो जाती है। रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से, यानी आपका एन से जोड़ दिया कैथोड को, यानी एन टर्मिनल जो है पॉजिटिव कर दिया, और नेगेटिव एनोड से, यानी पी को हमने कर दिया नेगेटिव। तो इस स्थिति में क्या होगा, करंट विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा, अर्थात डिप्लेशन लेयर ज्यादा हो जाएगी। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो आपका पीएनपी और एनपीएन को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये अब आप अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो अब आपको यहां पर इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को पढ़ना है। तो चलिए हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को समझते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। इसको हम बीजीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजेटी, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, बाइपोलर, यानी यहाँ पे हम दो ध्रुव का मतलब कैसे समझ सकते हैं, चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर, यानी जो चार्ज जा रहा है वो दो ध्रुवों से जा रहा है एक साथ, यानी होल से भी जाएगा, होल से भी चार्ज का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन से भी चार्ज का फ्लो होगा, यानी दोनों एक साथ यहाँ पे फ्लो होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन से। इसके लिए हम इसे बाइपोलर कहते हैं। और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इसके मैं टाइप्स की बात करूं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। आप सभी पीएनपी को अगर जब मिलाओगे, मान लो मैंने पीएनपी बना दिया, ठीक है, पीएनपी बना दिया, यहाँ पर एक आपको जंक्शन मिल गया और यहाँ पर एक जंक्शन मिल गया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि दो ध्रुवों का जंक्शन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। देखो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेरे दोस्तों पीएनपी और एक होता है एनपीएन। लेकिन ये सिलेबस के अंदर नहीं है, सो मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग कहेंगे कि भैया अगर सिलेबस के अंदर नहीं है दे दिया, तो देखो मैं कहता हूँ कि नहीं देगा। लेकिन आप मान लो बहुत जुझारू बच्चे हैं और चाहते हैं कि हम 100% रिस्क बिना जीना चाहते हैं, तो ऑलरेडी ये अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के सिलेबस में है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो हमने उसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली वहां पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% आपके अप्लाइड फिजिक्स में आता है। तो वही सेम चीज है यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ रही है। तो यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, और यहाँ पर सिलेबस में भी नहीं है, सो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड था सिलेबस में, उसको डिस्कस कर लिया। जो सिलेबस के अंदर है वो डिस्कस कर रहे हैं। कहीं पर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि आपको पीएनपी और एनपीएन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक हो जाता है। आइए सिर्फ हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। सिलेबस में लिखा भी है इंट्रोडक्शन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आइए एक एक चीज करके समझते हैं। बीजेटी का आविष्कार जो हुआ था 1948 में विलियम शॉकले, ब्रेटन और जॉन बार्डिन ने किया था, जिसने केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में नहीं बल्कि दैनिक जीवन को बदल दिया, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल इक्विपमेंट हैं। द्विध्रुव यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दोनों आवेश वाहकों का उपयोग करता है, जैसा कि मैंने बताया, होल्स और इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और छिद्र का मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों आवेश वाहकों का, यानी चार्ज कैरियर का उपयोग करता है। इसके विपरीत क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर केवल एक प्रकार के आवेश वाहक का उपयोग करता है, यानी जो आपके क्षेत्र प्रभाव वाले ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक ध्रुवीय, जैसे पीएन है तो एक आपके ध्रुव ट्रांजिस्टर हैं। इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, केवल एक प्रकार के चार्ज पार्टिकल का उपयोग कर रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको 3 टर्मिनल मिलेगा, चाहे एनपीएन हो, चाहे एनपीएन हो, चाहे पीएनपी हो, आपको
3 टर्मिनल मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑलरेडी हमने फिजिक्स सेकंड के अंदर डिस्कस कर रखा है डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि 3 टर्मिनल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन है तो आपको चीज़ों को समझाना हमारा काम है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इमीटर जो लिखा हुआ है, एक होता है बेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, या बेस लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बेस कहते हैं। एक होता है कलेक्टर जिसको सी कहते हैं। अब अमीटर, बेस, कलेक्टर, इन तीनों को भी हमको समझाना पड़ेगा। अमीटर जो होता है मेरे दोस्तों वो लो साइज का होता है। कैसे होता है? बहुत कम साइज का होता है। कलेक्टर ज़्यादा होता है, हाई साइज का होता है, ठीक है, यानी इन तीनों में बड़ा साइज का होता है। बेस जो होता है मेरे दोस्तों बहुत ही थिन होता है, यानी बहुत पतला लेयर होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो अमीटर होता है मेरे दोस्तों वो हैविली ड्रोप्ड होता है। हैविली यानी ज़्यादा डोपिंग होती है, इसमें ज़्यादा डोपिंग होती है। ज़्यादा डोपिंग का मतलब ऑलरेडी अभी ऊपर ही हमने समझाया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, इसे हम कहते हैं हैवी डोपिंग, ठीक है। सी यानी एरिया तो ज़्यादा है इसका, लेकिन चार्ज पार्टिकल कम होंगे, ठीक है, यानी मीडियम डोपिंग होता है। पी के अंदर यानी कलेक्टर के अंदर मीडियम डोपिंग होता है, ठीक है, मीडियम डोपिंग होता है। और बेस के अंदर बहुत लो डोपिंग होता है, ठीक है, बेस के अंदर लो डोपिंग होता है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तीनों चीज़ 3 जगह लिखा है, बट कोई बात नहीं, हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। आपका एमीटर के अंदर चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा डोपिंग होती है। बेस के अंदर लो डोपिंग होती है, बहुत कम चार्ज पार्टिकल होते हैं। और कलेक्टर के अंदर मीडियम डोपिंग होती है, यानी आपके बेस से ज़्यादा होती है लेकिन एमीटर से कम होती है। अमीटर कम साइज में होता है लेकिन थिन से ज़्यादा, बेस से ज़्यादा होता है। कलेक्टर हाई साइज का होता है, थिन से ज़्यादा यानी बेस से ज़्यादा होता है और एमीटर से कम होता है। एमीटर से ज़्यादा होता है और बेस से तो ज़्यादा ही होगा, एमीटर से मतलब कलेक्टर क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और मतलब ये एन से भी ज़्यादा है और पी से भी ज़्यादा है। लेकिन जो इमीटर है वो आप सभी का लो साइज का होता है लेकिन कलेक्टर बेस से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी बेस सबसे कम होता है। तो ये ओवरऑल काफ़ी कह सकते हैं कि जो चीज़ें थी बाइपोलर ट्रांजिस्टर को लेकर के वो हमने समझाया। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का निर्माण उसकी कार्य विशेषताओं को निर्धारित करेगा, इसलिए बीजीटी का निर्माण 3 डोप्ड सेमीकंडक्टर सेक्शन के माध्यम से किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, 3 डोप्ड मतलब पीएनपी और एनपीएन, जो 2 पीएन जंक्शन के माध्यम से अलग होते हैं। यानी आपने देखा कि एक पीएन होगा और एक एनपी होगा, तो क्या हो गया, ये 3 डोप्ड हो गए। और अगर आपने देखा कि एक एनपी है और एक आपका पीएन है, एक एनपी और एक पीएन, यानी कहा जा रहा है कि 2 पीएन जंक्शन है, यहाँ पे भी 2 पीएन है और यहाँ पे भी 2 पीएन जंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से 2 पीएन जंक्शन के माध्यम से अलग होते हैं। इसमें 3 लेयर शामिल होती हैं, जैसे कि बेस, एमीटर और कलेक्टर। मैंने आपको इस तीनों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब आप सभी नोट्स के माध्यम से पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा कराना नहीं चाहता। सारी डिटेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, बेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, पीएन ट्रांजिस्टर की विशेषताएं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल ढंग से कर रखा है, लेकिन जब सिलेबस की हटाई गई है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर से आप सभी को रिपीट करना चाहता हूँ कि ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी जब मैंने फिजिक्स सेकंड में इस चीज़ को सेम आदमी सेम चीज़ को पढ़ा चुका है, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ को पढ़ाना किसी भी काम का नहीं है। किस चीज़ को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को आप बार बार देखो, है ना। चलिए बेसिक ऑफ फेट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों हमने फेट के बारे में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है और आप सभी के लिए फेट के बारे में डिटेलिंग करके हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो फेट को हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम कहते हैं FET, ठीक है। क्लियर बात है भैया इसको। अब ये क्या है? एक प्रकार का ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? सेमीकंडक्टर से, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर के माध्यम से करंट प्रवाह को कंट्रोल करता है। क्या करता है? करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? FET, ठीक है। उसके साथ साथ उस
करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये यूज किस चीज़ का करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, FET अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है और ये सेमीकंडक्टर डायोड के माध्यम से करंट फ्लो को कंट्रोल करता है और उस करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये आपके विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है। क्लियर बात है। अगर मैं बात करूं FET के बारे में और चीज़ें, तो FET का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उनके उच्च इनपुट प्रतिबाधा इम्पीडेंस, कम आउटपुट प्रतिबाधा और उच्च लाभ के कारण व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। तो एक्चुअल में जो इम्पीडेंस है यानी प्रतिबाधा है, ठीक है, इसके इनपुट इम्पीडेंस और यानी अगर हाई इनपुट आ रहा है या लो इनपुट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर लाभप्रद है। तो FET का प्रयोग लो इनपुट इम्पीडेंस और हाई इनपुट इम्पीडेंस के रूप में व्यापक रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। अर्थात आप लोग सब कुछ तो समझ गए होंगे, बस ये प्रतिबाधा को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। अर्थात ये हाई इम्पीडेंस यानी आपका उच्च प्रतिबाधा और आपका लो इम्पीडेंस यानी आपका जो है कम आउटपुट प्रतिबाधा है, ठीक है, उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, करंट के फ्लो में अवरुद्ध होना। करंट प्रतिबाधा का मतलब होता है करंट फ्लो में बाधा, जिसे हम कहते हैं प्रतिबाधा, करंट फ्लो में बाधा, ठीक है। तो ये करंट फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल कैसे करेगा मेरे दोस्तों, उसको जो करंट का फ्लो है उसका विरोध करके, यानी उसमें बाधक बन के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं AC सर्किट में, ठीक है, AC सर्किट की बात करूं तो उसमें जो आपका इम्पीडेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इम्पीडेंस जो होता है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, वो होता है आपका रेजिस्टेंस यानी जिसे आप प्रतिरोध कहते हो, और रेजिस्टेंस, और आपका होता है रिएक्टेंस, ठीक है, एक रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके हमारा बनता है प्रतिबाधा, यानी ये रेजिस्टेंस भी है और उसके साथ साथ रिएक्टेंस है, इन दोनों को मिला करके किसी चीज़ के फ्लो में बाधा बनता है, उसे हम कहते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। क्लियर बात है। चलिए, तो जो आपका रिएक्टेंस है वो होता है आपका XL माइनस XC, ठीक है, और रेजिस्टेंस R होता है, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पता करना था, बेसिक ऑफ फिट में यही जानना था कि आपको करंट की फ्लो को ये कंट्रोल करेगा। आइए, हमने बहुत सारे पॉइंट को लिख रखे हैं जो एग्जाम में लिखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया फिट और मॉसफेट 100% एग्जाम में आएगा। इस चीज़ को मैंने बार बार कह रहा हूँ, 150% लिख लो कि एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो फिट की विशेषताएं क्या हैं, चलो, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जैसा कि ऊपर मैंने बताया, और ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। सिग्नल को एम्पलीफाई और स्विचिंग के लिए किया जाता है। देखो, स्विचिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में बाधा बन जाओ, अगर स्विच ऑन कर दिया तो आप क्या किए, उसकी बाधा को हटा दिया, और स्विच ऑफ कर दिया यानी पूरी तरीके से बांध दिया, यानी करंट के फ्लो में क्या कर दिया, बाधा बन गया। तो वो FET की वजह से हो रहा है। सिग्नल को एम्पलीफाई करना मतलब जैसे कोई रेगुलेटर होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या करता है, 1 नंबर पे चलेगा, कभी 2 नंबर पे चलेगा, कभी 3 नंबर पे चलेगा, यानी आप सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हो, जितना चाह रहे हो आप एम्पलीफाई कर ले रहे हो, है ना। कोई वीक सिग्नल है उसको क्या कर रहे हो आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, कोई कम लाइट जल रही है उसको तेज कर दे रहे हो, ठीक है, उसकी जगह पर FET यूज किया जाता है। करंट का कंट्रोल इलेक्ट्रिक फील्ड से किया जाता है, तो मैंने ऊपर ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से यहाँ पे करंट का कंट्रोल किया जाता है, और ये वोल्टेज कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को यहाँ पे समझाया। इसमें इनपुट इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है, और आपका वहाँ पे मैंने समझाया था कि हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है और लो आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ पे होता है। तो इसमें इनपुट इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा बहुत अधिक होता है। प्रतिबाधा मैंने समझाया था रेजिस्टेंस और आपका रिएक्टेंस,
दोनों मिला करके किसी फ्लो को रोकना, वो हमारी प्रतिबाधा कहलाती है। इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। अगर आप रेगुलेटर लगा दिए कहीं पर, ठीक है, तो उससे क्या आपका पूरा पावर कंजम्पशन चला जाता है? नहीं, ठीक है। इसके अंदर नॉइज़ बहुत कम होती है। ये यूनिपोलर डिवाइस है। अभी हमने पढ़ा था पीएनपी और एनपीएन, ये क्या था? ये बाईपोलर था। क्या था मेरे दोस्तों? ये बाईपोलर था। बाईपोलर का मतलब क्या था मेरे दोस्तों? कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज कैरियर थे, चार्ज कैरियर थे। लेकिन यहां पर सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर, जो चार्ज कैरियर होगा, एक होगा, ठीक है। अब मेजॉरिटी में क्या होगा, वहां के डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगा। फिट के अंदर टर्मिनल होते हैं। फिट के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। एक सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है और एक गेट होता है। सोर्स से क्या होता है? चार्ज की एंट्री होती है। ड्रेन से चार्ज बाहर जाता है, ठीक है, एंट्री होगी और एक बाहर जाएगा। और गेट क्या करता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो फिट के टर्मिनल भी समझ गए आप लोग। अब वर्किंग आइए समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वर्किंग में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। गेट और सोर्स के बीच में क्या लगाते हैं आप सभी? आप लगाते हैं वोल्टेज, और उससे हमारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रेन से सोर्स तक बहने वाले करंट को नियंत्रित करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरे दोस्तों, वो आपके इस सोर्स से लेकर के ड्रेन तक जो भी बहने वाला होगा उसको क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सोर्स से ड्रेन से सोर्स तक बहने वाले करंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब गेट वोल्टेज बढ़ाने या घटाने से करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ के वोल्टेज को हम अगर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, जो भी हमें इस जा रही करंट होगी उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। क्लियर बात है? चलिए, तो ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। अब ये चौथा जो पार्ट होता है बॉडी पार्ट होता है, जो कि आपके मॉसफेट के अंदर यूज होता है। तो फिट और मॉसफेट के लिए हमने यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया है। अब हमने मॉसफेट को ऊपर भी लिख रखा है, तो पहले मॉसफेट ऊपर जो मैंने लिखा है उसको समझाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जो फिट होता है ना, उसका 2 टाइप होता है। एक होता है ZFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और अगला है धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, ठीक है, यानी आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ZFET की तरह मॉसफेट भी होता है। ये भी एक क्या है? आपका सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसके दोनों छोर पर 2 क्षेत्र होते हैं जिन्हें सोर्स और ड्रेन टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। एक तरफ आपका सोर्स होता है, ठीक है, और एक तरफ होता है ड्रेन। बीच में आप सभी का होता है गेट, और इसके नीचे लगा होता है बॉडी पार्ट। क्या होता है? इसके नीचे लगा होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसके नीचे लगा होता है बॉडी पार्ट। क्लियर बात है? इतना डायग्राम समझ में आ रहा है? हालांकि मॉसफेट में गेट को चैनल एक पतली इंसुलेटिंग परत द्वारा अलग किया जाता है जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पतली परत से क्या करा जा रहा है? यहाँ पे अलग किया जा रहा है सिलिकॉन ऑक्साइड की मदद से। इसके लिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया था। आइए, तो फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका नाम है, ठीक है। ये आपका फिट का टाइप है, जैसा मैंने बताया कि ये फिट का एक टाइप है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ पर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग के लिए और एम्पलीफिकेशन के लिए। स्विचिंग का मतलब आप स्विच के ऑन ऑफ को कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कोई सा भी एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी सिग्नल को आप बढ़ाना। जैसे रेगुलेटर को 1 से 5 पर कर दिया, तो वहाँ पर क्या कर रहे हो? आप एम्पलीफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। यह आप सभी का इंटीग्रेटेड सर्किट और डिजिटल सर्किट में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट हो या इंटीग्रेटेड सर्किट हो, दोनों सर्किट में ये अच्छे से यूज होता है। मेटल जो होता है वो गेट टर्मिनल में लग जाता है। इंसुलेटिंग लेयर जो है वो आपका SiO2 की है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन का है, ठीक है।
तो ये हमारे नाम हो गए। अब मॉसफेट के टर्मिनल को हम समझ लेते हैं। ये आपको मेटल याद रखना पड़ेगा कि गेट में मेटल लगा हुआ है, ठीक है। इंसुलेटर लेयर में SiO2 का है और सिलिकॉन कार्बाइड का है इस सेमीकंडक्टर। मॉसफेट के हमारे 4 पार्ट हैं, गेट है, ड्रेन है, सोर्स है और चौथा बॉडी पार्ट है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है, ठीक है। क्लियर बात है भैया। चलो, अब गेट करता क्या है, करंट को कंट्रोल कर रहा है। ड्रेन क्या करता है, करंट को बाहर करता है। सोर्स करंट की एंट्री लेता है, यानी सोर्स से करंट आता है, ड्रेन से करंट जाता है। गेट कंट्रोल करता है करंट को। और बॉडी क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर का बेस होता है, जैसा कि अभी आप PNP और NPN ट्रांजिस्टर में देखते हो कि आपका PNP जब होता है तो N जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, एक बेस होता है। तो यहाँ पर भी एक बॉडी लगाई जाती है सेमीकंडक्टर की, जो कि एक बेस के रूप में काम करती है। अब गेट पर हमने क्या किया, इस गेट पे क्या किया, वोल्टेज लगाया, तो उससे क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फील्ड जो है सोर्स और ड्रेन के बीच में क्या बनाएगी, एक चैनल बनाएगी। यहाँ पे जब एग्जाम्पल के तौर पे इस फिगर में आओगे तो सोर्स और ड्रेन के बीच में क्या बनेगा, एक चैनल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और गेट में क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के गेट पर वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी। अब चैनल बनने के बाद करंट का फ्लो होने लगता है, यानी सोर्स से ड्रेन या ड्रेन से सोर्स के बीच में। अब गेट के वोल्टेज को बदलकर करंट को हम कंट्रोल करते हैं, यानी यहाँ पर गेट है, यहाँ पे हम वोल्टेज को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके इस सोर्स से लेकर के ड्रेन के बीच के करंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। किसको, I को, यानी करंट को। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसका इनपुट एम्पीडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, इनपुट एम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। स्विचिंग स्पीड, यानी जैसे आपने स्विच को ऑफ किया तुरंत आपका पोर्शन बंद हो गया। यूजेज कहाँ पर है, डिजिटल सर्किट में, माइक्रो प्रोसेसर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एम्पलीफायर में। तो मेरे दोस्तों यूनिट नंबर 1 के अंदर इतने टॉपिक थे जिसको मैंने सफलतापूर्वक आप सभी को समझा दिया है। आप दोबारा वीडियो को देख करके और अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम यूनिट नंबर 2 को आप सभी को पढ़ाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर इतना टॉपिक था जो कि आप सभी के लिए इतना ही पढ़ना था, जिसमें मॉसफेट और फेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, PN जंक्शन डायोड इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।